जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे एडवांस खुफिया एजेंसी और एक ऐसा आदमी जिसे पूरी दुनिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कहती थी। एक नाम जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया, ओसामा बिन लादेन। आज की ये कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने पूरी दुनिया को दशकों तक डर में रखा। ओसामा बिन लादेन का जन्म सऊदी अरेबिया के एक अमीर परिवार में हुआ था। पैसा, पढ़ाई और पावर सब कुछ उसके पास था। लेकिन 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे और ओसामा बिन लादेन उसी मूवमेंट का हिस्सा बना। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही आदमी एक दिन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। सोवियत विथड्रॉल के बाद बिन लादेन ने एक नया रास्ता चुना। 1988 में उसने अल कायदा नाम का संगठन बनाया। अल कायदा सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, ये एक आइडियोलॉजी थी, एक ऐसी सोच जो वायलेंस को जस्टिफिकेशन देती थी और वेस्ट को दुश्मन मानती थी। अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक उसके नेटवर्क फैलने लगे। केनिया और तंजानिया में यूएस एम्बेसीज पर हमले हुए, यूएसएस कोल पर हमला हुआ और फिर आया 11 सितंबर 2001। 4 हवाई जहाज, हजारों बेगुनाह लोग और पूरी दुनिया की आंखों के सामने ट्विन टावर्स गिरते हैं। ये सिर्फ अमेरिका पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा, Either you are with us or with the terrorists। यहीं से शुरू हुई ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अमेरिका ने कसम खाई, बिन लादेन को ढूंढकर खत्म किया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। बिन लादेन टेक्नोलॉजी से दूर रहता था। नो फोन, नो इंटरनेट, नो डिजिटल फुटप्रिंट। वो पहाड़ों में छुपता रहा, केव्स में रहा, ट्राइबल एरियाज में रहा। CIA, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स सब फेल होते रहे। करीब 10 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट चलता रहा। अफ्रीका में भी अल कायदा से जुड़े ग्रुप्स तेजी से फैलने लगे। सोमालिया में अल शबाब, नाइजीरिया में बोको हराम, साहेल रीजन में एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स। बिन लादेन भले छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी जिंदा थी। फिर एक दिन CIA को एक छोटी सी गलती दिखी। बिन लादेन खुद किसी से बात नहीं करता था, लेकिन एक ट्रस्टेड कोरियर पर निर्भर था। CIA ने उस कोरियर को फॉलो किया और वो पहुंच गया पाकिस्तान के अबटाबाद में एक सस्पिशियस कंपाउंड तक। ऊंची दीवारें, कोई फोन लाइन नहीं, कूड़ा जलाया जाता था। सब संकेत एक ही बात कह रहे थे, वो यही है। 2 मई 2011 रात का वक्त, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होते हैं। मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। US नेवी सील्स कंपाउंड में एंटर करते हैं, रूम बाय रूम क्लियरेंस, और फिर ओसामा बिन लादेन मारा जाता है। 40 मिनट का ऑपरेशन और 10 साल की खोज खत्म। प्रेसिडेंट बराक ओबामा व्हाइट हाउस से अनाउंस करते हैं, जस्टिस हैज बीन डन। अमेरिका में सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन दुनिया सवाल भी पूछती है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था? क्या किसी देश की सॉवरेंटी वायलेट हुई? पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रिटेलिएशन अटैक्स होते हैं। बिन लादेन मर चुका था, लेकिन टेररिज्म नहीं। आज भी अफ्रीका में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है। गरीबी, कमजोर सरकारें, फॉरेन इंटरवेंशन और पावर पॉलिटिक्स, यही वो वजह हैं जो एक्सट्रीमिज्म को जन्म देती हैं। बिन लादेन एक आदमी था, लेकिन उसकी सोच एक सिस्टम का हिस्सा थी। और जब तक रूट कॉजेस खत्म नहीं होंगे, तब तक नए नाम जन्म लेते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ एक टेररिस्ट की मौत की नहीं है, ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, पावर की और उस सच्चाई की जिसे अक्सर हेडलाइंस नहीं दिखाती। अगर आपको ऐसी डीप, रियल और ऑनेस्ट ग्लोबल स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल है।